हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग खैरियत से हैं, खुशबाश हैं। मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर मोहम्मद आफ्ताब और आप देख रहे हैं अपने प्यारा सा एजुकेशनल चैनल अल्फ़ा साइंस एकेडमी। इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम मेजरमेंट्स है उसके शॉर्ट क्वेश्चंस पूरी तफसील के साथ समझाने वाला हूँ। यहाँ मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर उस तरह से दूंगा जैसे आप पेपर में लिख के आने वाले हैं। यानी अगर आप इनको लिख लें, नोट कर लें और इसको याद कर लें और आप एज इट इज़ पेपर में लिख आएँ तो आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। सो बगैर किसी ताखीर के शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि भाई नेम सेवरल रिपीटेटिव फिनोमेना occurring in nature which could serve as reasonable time standards। कि हमने कुछ एक ऐसे फिनोमेना के नाम बताने हैं जो रिपीट हो रहे हैं, रिपीटेटिव हैं, यानी बार बार दोहराए जा रहे हैं। कहाँ पे? नेचर के अंदर। और इनकी खूबसूरती ये है कि इनको हम टाइम के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके तौर पे, रीज़नेबल टाइम स्टैंडर्ड्स के तौर पे इनको हम यूज़ भी कर सकते हो। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि टाइम स्टैंडर्ड किसको कहते हैं। कि भी कोई भी फिनोमेना जो रिपीट करता है अपने आप को वक्त के बराबर वक्फे के बाद, उसको हम टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अ फिनोमेना विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कैन बी यूज्ड एज अ टाइम स्टैंडर्ड। अब देखना पड़ेगा कि हमारे इर्द गिर्द कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी मोशंस हैं जो पीरियाडिक हैं, यानी जो अब वक्त के बराबर वक्फे के बाद अपने आप को रिपीट करती हैं और इनको हम टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहली जो है वो है मून। जी हाँ, मून का हमारी अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करना, चांद का हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द घूमना जो है, ये भी एक फिनोमेना है जो पीरियाडिक है और इसको हम टाइम पीरियड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अर्थ का अपने ही एक्सिस पे रहते हुए स्पिन करना, ये भी पीरियाडिक मोशन है। ये भी एक ऐसा फिनोमेना है जिसको हम टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे यूज़ करते हैं, बल्कि हम कर रहे हैं इसको। एक जो है, एक रोटेशन 24 आवर्स में कंप्लीट होती है। इसी तरह मैस स्प्रिंग सिस्टम एक ऐसा फिनोमेना है, एक ऐसी चीज़ है जो पीरियाडिक होती है और इसको भी हम टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह से है कि भाई गिव ड्रॉबैक्स टू यूज़ द पीरियड ऑफ पेंडुलम एज अ टाइम स्टैंडर्ड। कि भाई जो पेंडुलम है उसके टाइम पीरियड को टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे यूज़ करने में क्या खामियां हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं, ये बताया जाए भाई। अच्छा, जो पेंडुलम होता है उसका जो पीरियड है उसको नोट करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो कुछ यूँ है। इसमें t इज इक्वल टू 2π/L/g अंडर द स्क्वायर रूट। अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ये जो टाइम है ये लेंथ के स्क्वायर रूट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और यही टाइम ग्रेविटी के स्क्वायर रूट के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब मज़े की बात यह है कि जो लेंथ है, वो स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो वेदर के साथ और टेम्परेचर के साथ चेंज होती रहती है। इसी तरह जो ग्रेविटी है वो हाइट के साथ चेंज होती रहती है। तो फिर ये दो ही तो चीज़ें हैं जिनके ऊपर पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड कर रहा है। कौन कौन सी? लेंथ और ग्रेविटी। जब लेंथ और ग्रेविटी हर जगह एक जैसी नहीं रहेंगी तो फिर टाइम भी एक जैसा नहीं रहेगा। इस वजह से जो पेंडुलम का टाइम है वो एक एक्यूरेट टाइम स्टैंडर्ड नहीं है और इसको हम एक रीज़नेबल टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। और दैट्स वाई के जो पेंडुलम वाली घड़ियाँ हैं आजकल वो इस्तेमाल नहीं होती बल्कि नापैद हो गई हैं, क्योंकि उनका टाइम जो था वो पीछे रह जाता था। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह से है कि भाई वाई डू वी फाउंड इट यूजफुल टू हैव 2 यूनिट्स फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस द किलोग्राम एंड मोल। भाई ऐसा क्यों है कि हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए एक से ज़्यादा यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं? कौन कौन से? किलोग्राम और मोल। 2 यूनिट्स हम क्यों यूज़ करते हैं भाई? सबसे पहले तो हम, इसका मतलब ये है कि हमें किलोग्राम और मोल के अंदर जो डिफरेंस है वो पूछा जा रहा है। तो हम बात करेंगे किलोग्राम एंड मोल। तो पहले बात होगी किलोग्राम की। भाई किलोग्राम SI यूनिट है किसका? मैस का। और इसको हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब कोई बड़ी चीज़ हो, यानी मैक्रोस्कोपिक स्केल पे, लेवल पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ का वेट या मैस फाइंड आउट करने के लिए। किलोग्राम्स में 5 kg, 10 kg, 20 kg। अब जो 1 किलोग्राम होता है उसके अंदर बराबर 1000 ग्राम होते हैं, यानी 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। इसी तरह अगर मोल की बात करते हैं तो मोल भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है, यानी मैस का यूनिट है। लेकिन इसको हम लार्ज स्केल पे यूज़ नहीं करते बल्कि इसको स्मॉल स्केल पे या बल्कि माइक्रोस्कोपिक स्केल पे यूज़ करते हैं। और इसका मकसद होता है पार्टिकल्स की तादाद को गिनना। जब भी हमें पार्टिकल्स की तादाद के साथ गर्ज है तो वहाँ हम मोल इस्तेमाल करते हैं। अब जो बड़ी मज़े की बात वो ये है कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स।
किसी भी सब्सटेंस का, कोई भी सब्सटेंस हो, उसका जो 1 मोल जब हम लेंगे तो उसके अंदर पार्टिकल्स की तादाद हमेशा बराबर होगी। और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जो 1 मोल है वो 1 एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है, और 1 एवोगैड्रो नंबर के अंदर आपको पता है कि 6.022 10⁻³ पार्टिकल्स होते हैं। सो भाई ये वजह है कि हम 2 यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं, 1 किलोग्राम और दूसरा मोल, किसी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को फॉलो करने के लिए, मेजर करने के लिए। ठीक हो गया? ओके, क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह से है कि भाई 3 students measure the length of a needle with a scale on which minimum division is 1 millimeter and recorded as 1 0.2145 meter. Option 2 है 0.21 मीटर, 3 0.214 मीटर. विच रिकॉर्ड इज करेक्ट एंड वाई? 3 स्टूडेंट्स हैं, वो एक नीडल की लेंथ फाइंड आउट करते हैं एक ऐसी स्केल के साथ जिसका जो लीस्ट काउंट है वो 1 मिलीमीटर है। 1 मिलीमीटर का मतलब क्या हुआ? 0.001 मीटर। और आप समझ गए हैं पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट्स हैं। ओके, 3 वैल्यूज़ उन्होंने नोट की हैं, लिखी हैं एक पेज के ऊपर। पहली वैल्यू है 0.2145 मीटर, दूसरी वैल्यू है 0.21 मीटर और तीसरी वैल्यू है 0.214 मीटर। अब पूछा गया है कि इनमें से कौन सी वैल्यू करेक्ट है और वो क्यों है। ठीक है, अच्छा जी, अब गौर से देखिए, अगर आप लीस्ट काउंट को, स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो है 1 मिलीमीटर, और 1 मिलीमीटर का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूँ 0.001 मीटर। ओके, इसका मतलब है कि पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट्स होने वाले हैं। तो जिस भी वैल्यू में पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस हैं वो ठीक है। 2 वाली और 4 वाली वैल्यूज़ जो हैं, वो जिसमें 4 डेसिमल प्लेसेस हैं और जिसमें 2 डेसिमल प्लेसेस हैं वो गलत हैं, क्योंकि हमारी जो करेक्ट वैल्यू है वो हमारे लीस्ट काउंट के मुताबिक ही होनी चाहिए। और लीस्ट काउंट में 3 डेसिमल प्लेसेस हैं तो हमारे करेक्ट आंसर में भी 3 ही होनी चाहिए। सो दैट्स वाई 0.214 मीटर जो है ये हमारी करेक्ट वैल्यू है और बाकी की इनकरेक्ट है। ठीक है, क्योंकि इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस हैं या 3 डिजिट्स हैं आफ्टर डेसिमल। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है जी? An old saying is that a chain is only as strong as its weakest link. What analogous statement can you make regarding experimental data used in a computation? तो एक पुरानी कहावत है कि एक जंजीर, एक चेन उतनी ही ताकतवर होती है जितना उसका सबसे कमज़ोर हिस्सा। ये एक कहावत है। कहते हैं इस तरह की मिलती जुलती, एनालॉगस का मतलब होता है मिलती जुलती, एक स्टेटमेंट बनाएं किसके लिए? एक्सपेरिमेंटल डेटा के लिए, जो हम किसी भी कैलकुलेशन में, कंप्यूटेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई देखें, एक चेन बहुत मजबूत हो, उसकी अगर उसके अंदर 100 रिंग्स हैं और 99 रिंग्स बिल्कुल ताकतवर हैं, तगड़ी हैं, मजबूत हैं, और एक रिंग जो है वो कमज़ोर है, तो उस पूरी चेन की जो स्ट्रेंथ है वो 99 ताकतवर जो हैं उन रिंग्स उनके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, बल्कि उस चेन की जो स्ट्रेंथ है वो एक कमज़ोर जो कड़ी है उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। इसी तरह आपने कोई कंप्यूटेशन, कोई कैलकुलेशन इस्तेमाल करनी है, बनानी है, और उस कंप्यूटेशन में, उस कैलकुलेशन में आपने 10 जगहों से एक्सपेरिमेंटल डेटा लिया है, और अगर 9 जगह से आने वाला जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है वो बिल्कुल एक्यूरेट है और एक जगह से आने वाला जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है वो इनका इनएक्यूरेट है, तो 9 जगह से आने वाला एक्यूरेट नहीं बल्कि एक जगह से आने वाला इनएक्यूरेट जो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, मालूमात है, वो आपकी पूरी जो कैलकुलेशन है, पूरी जो आपका हिसाब किताब है उसको ख़राब कर देगा। सो इसकी जो एनालॉगस स्टेटमेंट है वो मैंने इस तरह से लिखी है कि द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल डेटा इज़ एज एक्यूरेट एज एनी ऑफ द लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट यूज्ड इन द कैलकुलेशन। के कैलकुलेशन में इस्तेमाल होने वाली जितनी भी मेजरमेंट्स हैं उसमें जो सबसे कम एक्यूरेट मेजरमेंट है, हमारा जो रिज़ल्ट है हमारे एक्सपेरिमेंटल डेटा का, उस लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है कि द पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज मेजर्ड बाय अ स्टॉप वॉच। व्हाट टाइप ऑफ एरर इज पॉसिबल इन द टाइम पीरियड? एक सिंपल पेंडुलम है, उसका पीरियड नोट किया गया है, मेजर किया गया है एक स्टॉप वॉच के साथ। बताएं कि कौन कौन से जो एरर्स हैं वो मुमकिन तौर पे इस टाइम पीरियड में हो सकते हैं। भाई जब हम एक सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को मेजर करेंगे एक स्टॉप वॉच के साथ, तो 2 तरह के एरर्स उसमें मुमकिन तौर पे आ सकते हैं। पहला एरर है, उसका नाम है सिस्टमेटिक एरर, और ये एरर क्यों होता है? फॉल्ट्स की वजह से। किसके अंदर? स्टॉप वॉच के अंदर। अगर स्टॉप वॉच में कोई फॉल्ट है तो उसकी वजह से आने वाला जो एरर है उसको हम सिस्टमेटिक एरर कहेंगे। ये एरर ज़ीरो एरर की वजह से भी हो सकता है। इसी तरह पर्सनल एरर के ऊपर बात कर लेते हैं। पर्सनल एरर जो है वो एक जो आदमी मेजरमेंट ले रहा है उसकी अपनी जो नेग्लिजेंस है उसकी वजह से हो सकता है, या फिर उसको वो काम करना ही नहीं आता है, इनएक्सपीरियंस आदमी है। तो फिर 2 तरह के एरर्स जो हो सकते हैं उसमें स्टॉप
स्टॉप वॉच की वजह से वो हैं सिस्टमेटिक एरर्स और पर्सनल एरर। ये वो एरर्स हैं जो उस वक्त आएंगे जब हम एक सिंपल पेंडुलम की पीरियड को स्टॉप वॉच के ज़रिए मेजर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डज द डायमेंशनल एनालिसिस प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द कांस्टेंट्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी दैट अपीयर्स इन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्सप्लेन। ओके, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये कुछ इस तरह से है कि भाई जो डायमेंशनल एनालिसिस है वो हमारी जो इक्वेशंस हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है इक्वेशन फार्मूला, उन फार्मूलाज के अंदर आने वाले जो कांस्टेंट्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हैं उनके बारे में डायमेंशनल एनालिसिस कोई इन्फॉर्मेशन देता है या नहीं, एक्सप्लेन करें। भाई नो, डायमेंशनल एनालिसिस कांस्टेंट्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो हमारी इक्वेशंस के अंदर आते हैं उनके बारे में कोई मालूमात, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि भाई डायमेंशनल एनालिसिस का ये काम ही नहीं है, डायमेंशनल एनालिसिस इस काम के लिए बना ही नहीं है। तो फिर डायमेंशन जो हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की, उनका काम क्या है, क्यों बनाई जाती हैं? भाई इसलिए बनाई जाती हैं कि हम दो काम कर सकें। क्या? चेक कर सकें क्या इक्वालिटी ऑफ इक्वेशंस, इसको होमोजेनाइटी ऑफ इक्वेशंस भी कहते हैं। इक्वेशंस के लेफ्ट और राइट हैंड साइड को के बैलेंस को चेक कर सकें कि क्या इक्वेशन एक्यूरेट है, करेक्ट है, कंसिस्टेंट है या नहीं। दूसरा काम यह है कि हम अगर नई इक्वेशन हमें बनानी हो तो भी हम वहाँ पे डेरिवेशन ऑफ न्यू इक्वेशंस में भी हम डायमेंशनल एनालिसिस को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर क्या किया जाए? डायमेंशनल एनालिसिस अगर कांस्टेंट्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में कुछ नहीं बताएगा तो फिर कौन बताएगा? हाँ जी, इसका जवाब भी है। अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं आप कांस्टेंट्स के बारे में, जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर के लिए, उसमें है कांस्टेंट और इसके बाद था E/ρ/√. इस ये वाला जो कांस्टेंट है इसके बारे में अगर आपको कोई मालूमात चाहिए तो फिर आपको एक्सपेरिमेंटली थ्योरेटिकली पूरे टॉपिक को, पूरी थ्योरी को खंगालना होगा, पूरे सिस्टम को, पूरी जो भी आप आर्टिकल देख रहे हैं, जो भी आपने फिनोमेना आप स्टडी कर रहे हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, किस किस तरह से इन्वॉल्व हैं, उन सारी चीज़ों को आपको थ्योरेटिकली पूरी डिटेल में जाना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंटली पूरी डिटेल में जाना पड़ेगा, तब जा कर के आपको वो जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलेगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस तरह से है कि भाई राइट द डायमेंशंस ऑफ नंबर 1 प्रेशर, नंबर 2 डेंसिटी। प्रेशर और डेंसिटी के जो डायमेंशंस हैं वो बताए जाएंगे। भाई प्रेशर जो होता है वो है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी F/P=F/A। तो अगर आपको प्रेशर का डायमेंशन चाहिए तो उसके लिए आपको फोर्स का डायमेंशन और एरिया का डायमेंशन चाहिए। अब फोर्स का डायमेंशन जो है आपको पता है कि वो होता है mLT-2 और एरिया का डायमेंशन होता है L²। अच्छा, अब जब ये ऊपर जाएंगे तो ऊपर जा कर के क्या होगा? m एज इट इज़ रहेगा, लेंथ की एक ऊपर पावर है 1, नीचे से ऊपर गई तो -2 हो गई, और टाइम की ऊपर पावर है -2। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा mL-1 T-2। इसी तरह डेंसिटी जो है, डेंसिटी वो है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, यानी डेंसिटी बराबर होता है m/v। तो डेंसिटी का अगर आपको डायमेंशन चाहिए तो वो कैसे निकलेगा? मैस का डायमेंशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का डायमेंशन। मैस का डायमेंशन है कैपिटल M और वॉल्यूम है L3। ये L3 जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा mL-3। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस तरह से है कि भाई द वेवलेंथ ऑफ अ वेव, द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ अ वेव डिपेंड्स ऑन द स्पीड v of the wave and its frequency f. Okay, knowing that the dimension of wavelength is equal to L, the dimension of speed is equal to Lt-1, and dimension of frequency is equal to T-1. Decide which of the following equation is correct. F is equal to v lambda और F is equal to v over lambda. अच्छा जी, हमें यहाँ पे वेवलेंथ, स्पीड और फ्रीक्वेंसी के डायमेंशंस दे दिए हैं और दो इक्वेशंस हमारे सामने रखी हैं, एक F इज इक्वल टू वी लैम्डा और दूसरी F इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा, और कहा गया है कि चेक करें कि इन दोनों इक्वेशंस में से कौन सी इक्वेशन करेक्ट है। और इस काम के लिए आपने डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ का इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, सबसे पहले देखा जाए तो इसको पहले वाली इक्वेशन जो है उसको ट्राई करते हैं। पहले वाली इक्वेशन है F इज इक्वल टू वी लैम्डा, इसमें फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन इज इक्वल टू स्पीड का डायमेंशन एंड वेवलेंथ का डायमेंशन। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन है T-1, स्पीड का Lt-1 और लेंथ का L। अब ये इसकी पावर 1 है और इसकी पावर भी 1 है, 1 और 1 2 हो गया और T-1। अब आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन है T-1 और राइट हैंड साइड का डायमेंशन है T² L² T-1। तो यहाँ जो ये इक्वालिटी है उसके ऊपर क्रॉस लग गया। दैट मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड्स के जो डायमेंशंस हैं वो इक्वल नहीं है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड
इज़ नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। तो इससे पता चला कि ये जो इक्वेशन है ये इनकंसिस्टेंट है, यानी ये एक्यूरेट नहीं है, ये करेक्ट नहीं है, गलत है ये इक्वेशन। अच्छा जी, तो दूसरी इक्वेशन चेक करते हैं। दूसरी जो इक्वेशन है वो क्या है, वो है जी एफ इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा। इसमें फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन, स्पीड का डायमेंशन ओवर वेवलेंथ का डायमेंशन। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन वही है t-1, स्पीड का lt-1 और नीचे लेंथ है। ये वाली लेंथ इस लेंथ के साथ कैंसिल होगी, पीछे सिर्फ t-1 रह गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। और जब ऐसा हो जाए तो हम कहते हैं कि जो गिवन जो इक्वेशन है वो इक्वेशन डायमेंशंस के एतबार से बिल्कुल एक्यूरेट है। इसको हम कहते हैं डायमेंशनली कंसिस्टेंट, डायमेंशनली कंसिस्टेंट। सो द गिवन इक्वेशन, दो इक्वेशन में से कौन सी एक्यूरेट है? ये वाली एक्यूरेट है, और ये जो ऊपर उसने बताई थी ये इनएक्यूरेट है। ठीक हो, तो इस तरह से हमारा जो पहला चैप्टर था उसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। और इस तरह ये जो वीडियोस हैं इनका सिलसिला इंशाल्लाह जारी सारी रहेगा। अगले लेक्चर में, जो कि इस सीरीज़ का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें मैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम है उसके शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर बात करूँगा। तो अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, और मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे चैनल अल्फ़ा साइंस एकेडमी से। अल्लाह हाफ़िज़।